हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेम जी फिजिक्स क्लासेस, जहां पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आप जब कभी बाजार गए हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ दुकानदार एक बैलेंस का इस्तेमाल करता है। इस बैलेंस में एक साइड तो वॉट रख देता है, दूसरी साइड उस सामान को रखता है जिसको उसको मेजर करना होता है। आपने कभी सोचा कि उस वॉट का मास उतना ही क्यों होता है? आप जब कभी कपड़े की दुकान पर गए हो तो आपने देखा होगा कि कपड़ा दुकानदार जो है एक मीटर स्केल का इस्तेमाल करता है। आपने कभी जानने की कोशिश की कि उस मीटर स्केल का लेंथ उतना ही क्यों होता है? आज की वीडियो लेक्चर में हम इसी क्वेश्चंस का जवाब फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, यूनिट्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या कहलाता है, ओके, मेजरमेंट्स क्या होता है। देन वी विल फाइंड 1 kg क्या होता है, मीटर क्या होता है, कैंडेला किसे कहते हैं, एम्पियर क्या होता है। ओके, तो सीक्वेंस से सबसे पहले ये जाने कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड। जिस क्वांटिटी को, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आया होगा, दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड and used to explain the event of nature. नेचर के इवेंट को एंड यूज टू एक्सप्लेन द इवेंट ऑफ नेचर। नेचर के इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जैसे मान लीजिए आप गए दुकान पर और आपको चीनी खरीदना है और शुगर को आपको जैसे मेज़र करना है, या आप गए टोमेटो को मेज़र करना है, पोटैटो को मेज़र करना है, तो पोटैटो इज़ नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, या शुगर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, चीनी है, आलू प्याज ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, उसका मास आप मेज़र करने गए, ठीक है, चीनी को नहीं मेज़र करते, चीनी का मास मेज़र करते हैं, तो मास फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन चीनी नहीं है, ठीक है। तो यह यहाँ कंफ्यूजन नहीं पालना। एज फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लिख देता हूँ, मास टाइम, ठीक है, वेलोसिटी, ये सब चीजें क्या होती है, मेजर होती है। इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी होते कितने तरह के हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, दो तरह के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। एक तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके, एंड फिजिकल क्वांटिटी। एंड वैसे क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे क्वांटिटी की जरूरत है उसको हम कहते हैं डिराइव्ड, ठीक है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। प्यारे बच्चों, अब ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? टू एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल quantity if another quantity is not required, is not required, ओके। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मास है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। टाइम है, लेंथ है, इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है, टाइम है, ठीक है। तो इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दूसरे क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। लेकिन टू इट इज एक्सप्लेन बाय, या इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इट इज expressed by the help of
हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मदद से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, अब इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, लेंथ ही तो है, तो लेंथ अपॉन टाइम, ये पढ़ा होगा आपने 9th में, लेंथ अपॉन क्या लिखते हैं इसको, टाइम। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। ऐसे ही आप कर सकते हैं, बहुत सारे फोर्स है, ठीक है, मोमेंटम है, इन सब चीज़ों को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आई बातें इतनी? तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई, तो हम अब आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, मेजरमेंट क्या है, देखिए इसको रफ करते हैं फिर समझते हैं मेजरमेंट क्या होता है। इट इज, देखो मेजरमेंट क्या है, इट इज द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड रेफरेंस। देखो स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपैरिजन है, इट इज कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड यहां लिख देते हो, स्टैंडर्ड रेफरेंस, स्टैंडर्ड रेफरेंस, ठीक है। इट इज कंपैरिजन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड रेफरेंस। स्टैंडर्ड रेफरेंस को ही यूनिट बोलते हैं। अब ये तो मेजरमेंट है, तो यूनिट क्या है, द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ ए, द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी with the help of which we measure that physical quantity, we measure that physical quantity, मतलब ये जो है ना फंडामेंटल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ विच वी मेजर दैट फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे मास है, मास का जो है ना फंडामेंटल वैल्यू क्या है, 1 kg। अब उसी के रेफरेंस में आप उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं kg, 1 kg है, सेकेंड, ठीक है, मीटर एक्सेट्रा। अभी तो 3 ही चलेगा, बाद में जैसे ही ये कॉन्फ्रेंस हुआ 1970 में, ठीक है, 71 बोलते हैं उसमें, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। अब उसमें जब कॉन्फ्रेंस हुआ उससे पहले तो यही था, करना है यूनिट्स। तो यूनिट्स को सबसे पहले तो ये देख ले, यूनिट्स होते कितने तरह के हैं। सेम चीज, अगर फंडामेंटल वैल्यू जो मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 2 तरह के होते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट भी कितने तरह के होंगे, 2 तरह के। सबसे पहला जो है फंडामेंटल यूनिट, ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट। एंड दूसरा जो है वो है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट, यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, ये सिंपल सा है, यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे क्या लिखोगे, ठीक है, देखो जैसे है मीटर है, अभी लिखा था, किलोग्राम है, ये सब क्या है, केजी, मीटर, सेकेंड, ये सब है क्या, फंडामेंटल यूनिट। और डिराइव्ड यूनिट किसे कहते हैं,
डिराइव्ड यूनिट ऐसा यूनिट जो कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं उसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? अब लेंथ की मीटर होती है और टी टाइम की सेकेंड, तो लेंथ अपॉन टाइम ही तो वेलोसिटी होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। नहीं, ऐसे ही हमें करना है किसका? फोर्स का। मान लो फोर्स का, तो फोर्स इक्वल टू तुमने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक काम करो, फोर्स से पहले एक्सेलरेशन सीख लो। एक्सेलरेशन में क्या लिखोगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, अब एक्सेलरेशन मीटर, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू मास अपॉन एस स्क्वायर। तो ये जो है ना, ये तो है वेलोसिटी अपॉन टी ही तो होता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड है, तो एस है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा क्या? एक्सेलरेशन। तो ये तरीका डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, अब हमें ये समझना है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसे कहते हैं, ठीक है। यूनिट में एक आता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, हम इसकी बात करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स जो 7 पढ़ लेंगे ना, तो वो समझ में आएगा उसमें, ठीक है। तो पहले समझते हैं ये कि अच्छा, ये डिसाइड कौन करता है यूनिट्स को? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, ठीक है। एक वर्ल्ड लेवल की संस्था है और वही डिसाइड करती है कि किसका मेजरमेंट कितना होगा। वो ऐसे वो सबका सजेशन लेती है, हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जो होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री वाले से फिजिक्स का, फिजिक्स। अब नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी इंडिया में है तो वो डिसाइड करती है दिल्ली में, तो वो अपने कंट्री के जो विचार होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उसको रिप्रेजेंट करता है यूनिट से। मतलब यूनिट्स के प्रति उनका क्या राय है। जैसे लास्ट ईयर दिसंबर में ऐसे उन्होंने केजी के जो डेफिनेशन थे उसको चेंज कर दिया। तो उससे पहले उन्होंने सबकी सर्वसम्मति से सबको बुलाया और सबकी वोटिंग कराई, सबके विचार को सुना और उसके बाद एक्सेप्ट किया, ठीक है। वर्ल्ड लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तभी एक्सेप्ट करती है जब सारे कंट्री उससे सहमत हो, तो वो सहमत थी, ठीक है। अब यूनिट जो है ना, सिस्टम ऑफ यूनिट की ज़रूरत इसलिए है वर्ल्ड लेवल पर कि मान लीजिए एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाता है और उसका अपना केजी है, वहाँ पर अलग है केजी, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो ट्रेड होता है वही कंफ्यूजन में पड़ जाएगा। मान लीजिए मैंने ऑर्डर किया कि 10 केजी हमें शुगर चाहिए। अब मान लीजिए वैसे तो एक्सपोर्टर हम ही है सबसे ज़्यादा, मतलब इंडिया ही है एक्सपोर्टर, बट मान लीजिए हम चाइना से मंगा रहे हैं, उनका वाट अलग है। वो 10 केजी में जितना यहाँ 9 केजी होता है उसी के इक्वल है 10 केजी। तो एक बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन क्रिएट होगा कि अब 10 केजी देता है, हम 10 केजी हमने ऑर्डर किया है, अब वो देता 9 केजी है, ठीक है। तो यहाँ पर वाट तो चलेगा ही नहीं उस तरह से। तो एक वर्ल्ड लेवल पर जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो संस्था इस सब बातों को क्या करती है? मॉनिटर करती है, ताकि इस तरह का कन्फ्लिक्ट ना आए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? सिस्टम ऑफ यूनिट समझना है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है वो देखते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट देखो, इट इज अ सेट ऑफ, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स with the help of which you find the derived units by simple multiplication or division without including numbers। जैसे समझा देता हूं मैं, जैसे फंडामेंटल यूनिट्स जो था अभी वो क्या था? मीटर है और ये सेकेंड है। तो आपने देखा यहाँ पर दो तो मीटर सेकेंड है, आपने देखा वेलोसिटी का मैंने निकाला था, एक्सीलरेशन का भी। तो वेलोसिटी हमें निकालना है, तो वेलोसिटी में मीटर में सेकेंड से डिवीजन कर दिए, मीटर पर सेकेंड। अब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी नहीं आया और हमें क्या मिल गया? इसका यूनिट भी मिल गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट। ये इट इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट
with the help of which we find the derived unit without derived unit by simple multiplication or division without including numerical value. बिना न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्लूड किए हुए हम क्या चाहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिफाइन किया। अब मतलब डिराइव्ड यूनिट को फाइंड आउट करते हैं। अब यही है सिस्टम ऑफ यूनिट, सेट है फंडामेंटल यूनिट्स का। अब जैसे कितने तरह के हैं, तो 4 तरह के, अभी तक तो 4 है। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। ऑफ कोर्स इसमें ऐड होते रहेंगे, नए नए ब्रांच आएंगे। तो देयर आर, यहाँ पर कर लीजिए, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 4 तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सबसे पहला जो है ना FPS। अब देखो FPS क्या है, F स्टैंड्स फॉर फुट। F जो है ना ये किसके लिए स्टैंड करता है, फुट के लिए। P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ना ये कहलाता है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको क्या कहते हैं बेटा, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या कहलाता है, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखो ये जानकारी के बहुत डिस्कार्डेड हो गया है, लेकिन तुमको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएगी। अब मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें एक तो बहुत छोटा वैल्यू होता है, दूसरा इतना डेसिमल वगैरह आ जाता है ना कि उसको मेजर करना बहुत टिपिकल हो जाता है। उसका मतलब उसका इस्तेमाल करना बहुत टिपिकल हो जाता है। उससे अगर मेजर करें तो बहुत टिपिकल होगा। जैसे देखो 1 फुट जो है ना लगभग 30 सेंटीमीटर ऐसे बोलते हैं, और 12 इंचेज इसके इक्वल होता है। अब 1 इंच जो होता है ना 2.5 इसके आसपास है, तो 2.5 है, 54 ऐसे कहते हैं, तो अबाउट 30 सेंटीमीटर तो मान लो इसको। और यहाँ पर जब 1 पाउंड लेते हैं ना, ये मास की यूनिट है। अब ये 0.0457 ऐसे केजी होता है। अब सोचो इस तरह से, ए पाउंड मास की यूनिट है। अब देखो ये जो है ना पाउंड के बाद सेकेंड है, सेकेंड तो ठीक ही है, सेकेंड जो है ना सेकेंड तो टाइम की यूनिट है, तो इसमें 1 सेकेंड ही रहता है, वो तो ठीक ही है, फिक्स ही है। तो फुट पाउंड सेकेंड, दिस वाज द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। और जिस कंट्री पर ब्रिटिश का राज था वहां सारे जगह पर ये लागू था, ओके। अब जहां नहीं था वहां पर क्या था, वहां पर ये CGS सिस्टम ऑफ यूनिट चलता था। ये फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS। C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम से। अब ये जो है ना फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। C जो है ना, इस सेंटीमीटर जो है ना वो लेंथ की यूनिट है। ये सेंटीमीटर जो है इसको किसकी यूनिट कहते हैं, C जो है लेंथ की यूनिट है, मीटर लेंथ की, सॉरी ग्राम मास की यूनिट है, S सेकेंड, ओके, S टाइम की सेकेंड, ठीक है। तो ये अब ये भी सिस्टम ऑफ यूनिट जो था ना बहुत स्मॉल था, इसकी वैल्यू जो थी बहुत छोटी थी, तो इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया। इसको भी हमने अब ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, बट थोड़ा वो तो रहता ही है। मीटर MKS एक नया है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम,
एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ना वो क्या है, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। ये भी सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ना फ्रेंच है। M स्टैंड्स फॉर मीटर, ये क्या कहलाएगा, लेंथ का है। K जो है ना यहाँ पर, ये भी K जो है वो किसका, मास का है। और S जो है वो सेकेंड का है। K मैं लिख दूं मास का है, S सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका, ये तो ब्रिटिश सिस्टम और ये फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये तीन था। अब हमें सिस्टम ऑफ यूनिट सिस्टम समझ में आया, लेकिन फोर्थ है। देखो फोर्थ सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, इसको कहते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब इसको मैं यही लिख देता हूं, इसको क्या, देख एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, ये फ्रेंच नेम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डी यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट, ओके, उसका एब्रीविएशन है, उसका संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इट इज एब्रीविएशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ओके, इसको कहते हैं ऑफ फ्रेंच नेम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट्स, यहां लिख लीजिए इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका नाम है, फ्रेंच नेम, इसका एब्रिविएशन है। देयर आर 7 फंडामेंटल, इस सिस्टम ऑफ यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स and 2 supplementary units। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब ये सप्लीमेंट्री कहां से आ गया, देखो पहले ना 1971 में ये सारा चीज डिसाइड हो गया, उसके बाद ये सप्लीमेंट्री आ गया, उसके बाद इसके नए नए ब्रांच बने, फिर उनके कुछ तो होते ही रहता है ना फिजिक्स के अंदर, तो वो सप्लीमेंट में जो सहयोग करे उसमें पर्टिकुलर में, तो इसके लिए मतलब ये फंडामेंटल यूनिट को कोऑपरेट करता है कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट बनाने में, या डेरिवेशन जो डिराइव्ड यूनिट्स है उसको बनाने में कह सकते हैं आप। तो ऐसा ही सिस्टम में 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनके पहले मैं नेम सिंबल्स लिख देता हूँ। ये 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर जो हुआ था, वो उसमें ये डिसाइड किया गया कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। तो देखते हैं कौन कौन 7 फंडामेंटल यूनिट है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो है यहां पर लिख दो, फंडामेंटल यूनिट्स पहले इसका टेबल बनाते हैं। देखिए सीरियल नंबर बना लीजिए, सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट्स, पूरा नाम है नेम ऑफ यूनिट्स, सिंबल ऑफ यूनिट्स, देखो सीरियल नंबर में क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले हम लिखना चाह रहे हैं मास को। ठीक है, तो मास जो है ना, कोई ऑब्जेक्ट की मास होगा तो लेंथ कवर करेगा तो टाइम लगेगा, इस तरह से रिलेट करके पढ़ेंगे। अब देखो मास जो है ना, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और सिंबल इसका क्या होता है, केजी। ठीक है, दूसरा है लेंथ इज अ
सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी। अब लेंथ में क्या होता है, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर, और इसको लिखते हैं किससे, एम से, प्यारे बच्चों। उसके बाद थर्ड नंबर को क्या है, टाइम। टाइम में क्या होता है, अभी लिख लेते हैं और फिर डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो टाइम में क्या है, सेकेंड, ओके, सेकेंड, एस से डिनोट करते हैं इसको, एस। अब फोर्थ नंबर जो है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर, इसको कहते हैं केल्विन, के। और उसके बाद जो है ना, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसका नाम क्या है, एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। और इसको लिखते हैं बेटा किससे, ए से। उसके बाद सिक्स नंबर जो है ना, वो है, देखिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, कैंडेला। और इसको किससे लिखते हैं बेटा, सी डी से, ठीक है, स्मॉल सी स्मॉल डी, ओके। और यहां पर है सेवेंथ नंबर। सेवेंथ नंबर जो है ना, उसमें हम लिखते हैं मोल में क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अभी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा मोल का कॉन्सेप्ट। तो ये जो होता है, लिखाता तो ऐसे है, लेकिन सिंबल इसका होता है MOL, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी है 7 और इसके यूनिट्स, ओके, आपको याद रखना है ये। अब हम 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। देखिए, आपको ये सब चीज समझ में आ गया होगा कि मास क्या है, लेंथ क्या है, ये सब तो समझते हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। लेंथ क्या होता है, लेंथ क्या है, जितना आप टोटल पाथ, जो डिस्टेंस कवर करते हैं, उसको कहते हैं हम लेंथ। और उसी टर्म में लेंथ मास डिस्टेंस को डिफाइन करता है। एग्जैक्ट कोई ऐसा डिफिनेशन तो है नहीं, लेकिन डिस्टेंस के टर्म में आप लेंथ को डिफाइन करते हैं। लेंथ को, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय इज एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस, एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लेंथ, ठीक है। ऐसे रिलेटिव टर्म है। टाइम क्या है, देखिए, ड्यूरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव इवेंट इज नोन एज टाइम। 2 सक्सेसिव इवेंट में जो टाइम, जो ड्यूरेशन होता है, उसको कहते हैं टाइम। जो टाइम लगता है उसको टाइम नहीं कहते, जो ड्यूरेशन होता है उसको कहते हैं टाइम, ओके। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। करंट, इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यूनिट एरिया थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट का, जो लाइट इमिटिंग ऑब्जेक्ट है, उसका ब्राइटनेस एंड डार्कनेस वो बताता है लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, इसको बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटी का, ठीक है। जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि मान लो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 12 दर्जन या 1 दर्जन केले और 1 दर्जन आम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 12 केले और 12 आम को लेके आएंगे, 12 दोनों, ठीक है। लेकिन यदि हमें बोला जाए कि 1 kg केला चाहिए और 1 kg आम चाहिए, तो उनकी जो संख्या होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि केजी में आप मेजर करेंगे तो हो सकता है कि 9 केले या 10 केले 1 kg हो जाए, और उनके जो है हो सकता है कि मतलब आम मैंगो का वो करीब 7 और 8 मैंगो क्या हो जाए, 1 kg हो जाए। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो क्वांटिटी फिक्स किया गया ये नंबर के आधार पर फिक्स है कि 1 दर्जन जो होगा ना 12 ही होगा। तो वैसा ही एलिमेंट के केस में भी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जैसे 1 मोल है ना, 16.1 मोल जो हम लिखते हैं 1 मोल, वो होता है 16.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ऐसे लिखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि इसमें हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को फिक्स करते हैं। कैंडेला तो समझ में आ गया, इंटेंसिटी बताता है ब्राइटनेस एंड डार्कनेस का।
तो ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे कि 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट, यूनिट्स। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल नंबर, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एंड सिंबल ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो सीरियल नंबर हम लेते हैं पहले। सीरियल नंबर में पहला क्या है, प्लेन एंगल। ठीक है, उसके बाद है सॉलिड एंगल। अब एक प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल क्या होता है एक बार समझा देता हूं। देखो, जब एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर एक, जैसे मान लीजिए सर्कल है और ये यहां सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, तो ये जब सिर्फ 2 आर्म से जब एंगल बनता है, ऐसे कहते हैं, तो ये आर्क है और ये आर्क यहां पर कितना एंगल बनाता है, दिस इज नोन एज व्हाट, प्लेन एंगल। इसको क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल क्या होता है, एक सॉलिड सरफेस, जैसे कि एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सेंटर पर जितना एंगल बनाता है उसको कहते हैं सॉलिड स्फीयर। जैसे ये है सॉलिड और ये ऐसे, ये सॉलिड है 3D दिखाने के लिए। ये यहाँ से ये वाला जो सरफेस कितना एंगल बनाएगा यहाँ पर, उसको कहते हैं हम सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये है प्लेन एंगल और इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। अब हमें मतलब 2D जब एंगल सेंटर पर, मतलब कोई सर्कल का आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं प्लेन एंगल, और जब कोई सॉलिड स्फीयर का आर्क जो है ना, वो सरफेस का आर्क, सॉलिड सरफेस का एरिया, आर्क तो यहाँ नहीं होता, एरिया, ठीक है, सेंटर पर जो एंगल बनाता है उसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो इसके जो यूनिट होता है उसको कहते हैं रेडियन, RAD, और इसको कहते हैं स्टेरेडियन। तो ये क्या कहलाता है, SR। ठीक है, स्मॉल r SR, ये कहलाएगा SR। अब ये जो है ना स्टेरेडियन की यूनिट होती है, ऐसे कहते हैं इसको स्टेरेडियन। इसको हमें डिफाइन करना है एक एक करके। ठीक है, तो हम सबसे पहले सप्लीमेंट्री यूनिट को नहीं, सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट का डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हम सप्लीमेंट। जैसे हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में ये पूछा था कि 1 किलोग्राम का मास उतना ही क्यों होता है, तो ये आर्बिट्ररी तो है लेकिन फिक्स है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। अब ये होता क्या है, जैसे 1 किलोग्राम जो है ना, पहले था, थोड़ा सा अभी चेंज हुआ है। तुम 1 किलोग्राम को डिफाइन कैसे करते थे पहले, किलोग्राम जो है ना वो प्लेटिनम इरिडियम एलॉय है, फ्रांस में रखा हुआ प्रोटोटाइप है, वो उसको बहुत सुरक्षित ढंग से रखा गया है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिससे दूसरा रूप बना सकते हैं, जिससे कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो उसको ना बहुत प्रिजर्व रखा गया है, सुरक्षित। तो ये प्लेटिनम इरिडियम एलॉय से मेजर करके फ्रांस खुद भी कॉपी करता है, अपने दूसरे कंट्री को भी वहां से कॉपी करके के भेजता है, मतलब उसी वेट से दूसरा वेट बना करके दूसरे कंट्री को सेंड करता है। अब धीरे धीरे, चूंकि है तो मैन मेड, प्लेटिनम इरिडियम एलॉय भी है, वो है कैसा, मैन मेड है, तो धीरे धीरे उसमें क्या आ रहा था, वो धीरे धीरे इरोड हो रहा था, धीरे धीरे उसमें कमी आ गई। जैसे ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि वो जो सुरक्षित है कब से, 1898 से, वो उसमें 50 माइक्रोग्राम, ये बहुत कम होता है, एक मतलब एक चीनी के दाने जैसा ही बोल सकते हो, उतना उसके बराबर उसमें के वेट में लॉस हुआ है। तो इसको फिक्स करने के लिए ये 2019 में इसको
चेंज किया गया और उसके बाद उसका नाम, उसको जो डिफाइन किया गया वो प्लैंक्स कांस्टेंट के आधार पर डिफाइन किया गया। तो पहले तो डिफिनेशन ये था, किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट एट ए पेरिस फ्रांस। मतलब प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर जो फ्रांस में रखा हुआ है, उससे प्रोटोटाइप से हम कॉपी कर करके दूसरे देशों में सेंड करते थे। अब यहां पर क्या हुआ कि इसमें थोड़ी सी कमी आ गई, जैसे 50 ग्राम का मैं ऐसे कर रहा हूं, 50 माइक्रोग्राम, इतना ये बहुत कम होता है, लेकिन इससे आपके आलू प्याज और इस सब के पर तो कमी नहीं होने वाला, लेकिन बाकी सब चीजों में प्रॉब्लम हो जाता था। तो या फिर धीरे धीरे उसमें और ज्यादा कमी होने लग जाता, तो उसको क्या किया गया, एक किबल बैलेंस से मेजर किया गया और उसका आधार जो बनाया गया प्लैंक्स कांस्टेंट बनाया गया। एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ली गई, जो कि ये कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं करेगा। 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ये इसकी यूनिट होती है। अब इसके आधार पर इसका जब मेजरमेंट हुआ और इसको डिफाइन किया गया, तुम कह सकते हो किलोग्राम को, तो क्या हुआ, एक बैलेंस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी भी पावर जनरेट करता है ऑफ कोर्स, और दूसरी साइड हम क्या करेंगे, एक जो हमने प्रोटोटाइप बना रखा है इसका प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर, उसको रखेंगे और उससे हम उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई उसके आधार पर हम उसका क्या कर देंगे, मेजरमेंट करेंगे। समझ में आई बात है? तो यहां पर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू काउंटर एक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास, मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता रहेगा उसको काउंटर एक्ट करने के लिए जितनी वेट, जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम कहेंगे क्या, किलोग्राम। अब इसको थोड़ा सा किबल बैलेंस वगैरह बैलेंस की तरह होता है, बस उसमें फोटॉन से हम क्या कराएंगे, जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फोटॉन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, ये थोड़ा सा आप जैसे जैसे पढ़ेंगे 12th क्लास का है, वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स में से हम क्या करते हैं, फोटॉन्स इंसिडेंट कराते हैं मेटल प्लेट पर, वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो वैसा ही सीन यहाँ पर है, तो ये फोटॉन इंसिडेंट होगा और ये प्लैंक्स कांस्टेंट से अब डिफाइंड होगा। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बुक में है यही डेफिनेशन लिखा हुआ आता है, ये अभी वहां से इंक्लूड नहीं किया है। तो जनरल कंपटीशन वगैरह के लिए तो जरूरी है कि ये जानना कि क्या चेंज हुआ, बट आपके तो जो बुक में है उतना भी याद रखते हैं तो ठीक है। तो ये है किलोग्राम का डेफिनेशन। समझ में आया 1 किलोग्राम का वर्ड क्यों लेते हैं, क्योंकि एक प्रोटोटाइप हमने बना रखा है और उसी से हम मेजर कर करके हर एक कंट्री उसी चीज को क्या करता है, फॉलो करता है। अब तो उसमें भी बहुत प्रियोरिटी आ गई। देखो मीटर स्केल, देखो पहले एक मीटर स्केल भी रखा हुआ था, इंटरनेशनल ब्यूरो एंड वेट एंड मेजर्स जो है ना, उसने उसको प्रिजर्व करके पेरिस में ही रखा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि उसमें भी ऐसे कमी आ रहा है धीरे धीरे उसके लेंथ में। तो किया क्या गया कि लाइट का स्पीड तो हमें पता था, लाइट का स्पीड कितना होता है, लगभग अबाउट इसी के आसपास होता है, ये जो है ना इतना। तो अबाउट हम लिखते हैं ना 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड अबाउट एयर में 2.99 होता है ऐसे। और वही चीज मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की, एग्जैक्ट तो यही स्पीड है, ठीक है। तो मतलब लाइट इतना सेकेंड में, ये जो हमने लिखा हुआ है ना, इतना सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज नोन एज 1 मीटर, उसको हम क्या कहेंगे, 1 मीटर लाइट। अब लाइट की स्पीड तो फिक्स है, तो वो तो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, हम लगभग 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, लेकिन ये इतना ही मतलब मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होगा। तो इतना सेकेंड में 1/, इतना सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम क्या कहते हैं, 1 मीटर। अब उस 1 मीटर को हमने फिक्स कर लिया और फिक्स करा करके फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी पूरे कंट्री में, ठीक है। और बार बार चेंज करते रहते हैं, तभी तो ऐसा ही मार्क होलोग्राम लगा रहता है कि कोई चीटिंग ना कर ले। कंट्री से कंट्री की जो ऑथराइज्ड अथॉरिटी है जिसको बनाने की वेट, जैसे एनपीएल है ना, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, वो डिसाइड करती है इन सब चीज़ों को। तो वो जो है कितना बना के देती है, उसको होलोग्राम मार्क्स लगा रहता है इंडिया का, वो ऑथराइज्ड है, ठीक है। ऐसे लोग दूसरे भाटा से मतलब पत्थर से भी बना लेते हैं, लेकिन वो जो ऑथराइज्ड है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हो गया मीटर का। अब सेकेंड क्या होता है, देखिए ड्यूरेशन इन व्हिच सीजियम, ये सीजियम एक तरह का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, सीजियम एटम कंप्लीट्स इतना वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशन है ना,
इतना वाइब्रेशन जितना टाइम एक सीजियन जो है ना करता है, दैट इज नोन एज 1 सेकेंड, उसको कहते हैं 1 सेकेंड। ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 1 सेकेंड कहलाएगा। मतलब कहने का इतना वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है, ठीक है, इन टाइम का डेफिनेशन बताया ना, मतलब ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव इवेंट्स, दो लगातार इवेंट्स में जो ड्यूरेशन होता है उसी को कहते हैं टाइम। तो इतना वाइब्रेशन में जितना टाइम लगेगा दैट इज नोन एज 1 सेकेंड, ठीक है। अब सिमिलरली है एम्पियर का। जब दो स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख देते हैं, जैसे दो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है ना ऐसे, और उसको 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख देते हैं, ये इस तरह का है 1 एम्पियर, मान लीजिए ये 1 एम्पियर का है, और यहां पर 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख देते हैं दो वायर को एट 1 मीटर इन ए वैक्यूम प्रोड्यूसेस ए फोर्स ऑफ इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये 2 × 10⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर का फोर्स लगाता है पर मीटर, देन इट इज नोन एज 1 एम्पियर, तब 1 एम्पियर कहते हैं। मतलब कहने का इस दोनों में, अगर अभी तो 1 एम्पियर डिसाइडेड नहीं है, बट इस दोनों में अगर फोर्स लगे, फोर्स कितना लगे? 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर। मतलब इस पर जो है दोनों वायर पर जब इतना फोर्स लगता है ना, तो दैट इज नोन एज, देन इट इज नोन एज 1 एम्पियर, तब वो 1 एम्पियर कहलाएगा। मतलब दो वायर रख दी 1 मीटर के डिस्टेंस पर, 2 × 10⁷ न्यूटन पर मीटर उसके जो लेंथ है उसमें लग रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फोर्स लग रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? 1 एम्पियर। अब केल्विन क्या है? 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1 अपॉन इतना ऑफ द 273.16 of the thermodynamic temperature of the ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के इतना फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? 1 केल्विन। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी इतना ही होता है, इतना। ये हम बात करेंगे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ये थर्मल प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ना है कि जहां पर लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड, ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर एक ही साथ को एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आई बातें इतनी? तो ये चीज था 5th तक। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, इतना ये सब चीज आपको याद नहीं करना, आपको जस्ट जानकारी के लिए ये चीज जानना है कि इसकी डेप्थ क्या है, आपको पता चले, जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए। इतना रटने की इसको जरूरत नहीं है, नहीं एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, नॉलेज के लिए, एक डेप्थ के लिए, एक फील लेने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं, या फिर इसकी जानकारी रख सकते हैं। ओके, तो हम इसको 5th के बाद अब कंटिन्यू करेंगे 6 1 कैंडेला को। अब ये 1 कैंडेला क्या होता है? 1 कैंडेला इज द लुमिनियस इंटेंसिटी in a given direction of a source that emits a monochromatic radiation of frequency 540 to 10⁻12 Hz। मतलब ऐसा सोर्स जो कि फ्रीक्वेंसी रेडिएट करता है कितना? 540 to 10⁻12 Hz को, और वो जो फ्रीक्वेंसी है उससे इंटेंसिटी जो होता है, मान लीजिए ये सरफेस है और ये सोर्स है, ये मान लीजिए एक बल्ब है। सोर्स क्या होता है? इससे जो लाइट इमिट करता है इसको कहते हैं बल्ब। अब ये यहाँ से ये लाइट सोर्स यहाँ से इंसिडेंट होगा और इस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट होगा यहाँ से, बल्ब मैंने बनाया है इसे बड़ा अच्छे से, इस तरह से सिंबल है, ठीक है। तो ये जो लाइट इंसिडेंट होता है और उसकी जो इंटेंसिटी है 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन, उसको हम क्या कहते हैं? 1 कैंडेला कहते हैं। समझ में आई बात है? मतलब फ्रीक्वेंसी इतनी। अब फ्रीक्वेंसी इतनी क्यों होती है? क्योंकि जो हमने पढ़ा है VBGO, मतलब विजिबल लाइट का जो रेंज होता है, वो विजिबल कलर का जो रेंज होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज, वो उसकी जो मिड एवरेज वैल्यू होता है वो होता है 514 to 10⁻12 है। मतलब बीच वाले रेंज को लिया गया है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली, जब पहले कैंडेला का यूनिट कैंडल हुआ करता था तब की वैल्यू है, ताकि उससे मैच कर जाए, इसलिए लिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद है मोल। अब देखिए मोल क्या है? एक कार्बन का C12, कार्बन C12 ओके का 0.012 kg जो मास होता है, जितना एटम्स या मॉलिक्यूल्स रखता है, दैट इज नोन एज 1 मोल। और उसकी संख्या जो है वो है, एवोगाड्रो ने 0.022 × 10⁻23,
ठीक है, एटम्स ये डिफाइन किए। तो ये हो गया तुम्हारा मोल। ओके, अब हमें समझना है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होता है, ये प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अभी थोड़ी सी स्टेरेडियन की बात करी थी, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले रेडियन समझते हैं। देखिए ये जो आर्क है, एक सर्कल है, और इस सर्कल का मान लीजिए ये आर्क, ये वाला, ये आर्क यहां पर जितना एंगल बना रहा है दैट इज नोन एज थीटा। ठीक है, उसको कहते हैं थीटा। लेकिन ये थीटा 1 रेडियन कब होगा, जब इसका लेंथ इसके रेडियस के इक्वल होगा। व्हेन लेंथ ऑफ ये थीटा है, व्हेन s अपॉन r, व्हेन s इक्वल टू r, तब ये क्या हो जाएगा 1 रेडियन। उसको कहते हैं 1 रेडियन। मतलब एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस, रेडियस के लेंथ के इक्वल है, तो उसको हम क्या कहते हैं 1 रेडियन कहते हैं। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए हम पूरा लेंथ ले लें, मतलब सरकमफ्रेंस, तब थीटा इक्वल टू क्या होगा 2 पाई r अपॉन r, और इसको कैंसिल करके हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ हटा दीजिए, इसको कैंसिल करके हम लिख सकते हैं क्या, मतलब थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन, नहीं, और ये जो 2 पाई रेडियन होगा प्यारे बच्चों वो कितना होगा 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन जो होगा वो 360 डिग्री, मतलब पाई रेडियन जो होगा वो कितना होगा, याद रखिएगा 180 डिग्री। ओके, और 1 रेडियन की जो वैल्यू होगी, 1 रेडियन की वो कितनी होगी, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 57.29 इतना डिग्री आएगा, ये आंसर आएगा, ये होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया आपका 1 रेडियन का वैल्यू। अब ये प्लेन में जो एंगल बनता है उसको हम रेडियन से मेजर करते हैं, लेकिन जो सॉलिड एंगल बनाता है, 1 स्टेरेडियन इज ए सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय दैट सरफेस व्हिच इज इक्वल इन एरिया टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। जैसे ये ओम है तो s अपॉन r स्क्वायर। अब इसकी और इसकी, ये जो एरिया है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या है, इक्वल है, तो 1 स्टेरेडियन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्फीयर है, जो स्फीयर मतलब 3 डायमेंशनल, सॉलिड एंगल का मतलब ये 3 डायमेंशनल। ओके, और स्फीयर का टोटल एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो ये जो है ना ये 4 पाई रेडियन होगा, और सॉरी स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। अगर पूरा सरफेस का हम बात करें तो जैसे यहाँ 1 रेडियन हो रहा था ना एस का, या फिर हम पूरा कर रहे थे तो 2 पाई रेडियन हो रहा था कि नहीं। अब ये पूरा सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, तो एक जैसे एक प्लेन जो है ना वो कितना बनाता है 360 डिग्री। तो अगर 3D बनाना है आपको तो टू प्लेन्स लेने होंगे आपस में इंटरसेक्शन, तो उसको लेते हैं कितना 720। तो 4 पाई स्टेरेडियन जो लिखेंगे आप, 4 पाई स्टेरेडियन जो होगा SR शॉर्ट में लिख लीजिए, वो कितना होगा 720। ओके, और इसी में हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो ये आपका था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, इन सब चीजों को आपको याद करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, इसको समझना है और इसको जस्ट एक बार रीड करके, ताकि आपका बेस क्लियर हो। ओके, तो थैंक यू।